दे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपका करंट अफेयर भी टच करता है और इतिहास भी। तो इनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक के बारे में जितनी भी डिटेल मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जितना समझाने जा रहा हूँ, उस पूरे के बड़े अच्छे से नोट्स बनाइएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। हमारा जो टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर, इससे अभी हाल में करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। 7 मई 2020 को हमारे देश भर में रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं, इट मीन्स 159, 159वीं जयंती मनाई गई। एक बार फिर सुनिए ध्यान से, 7 मई 2020 को पूरे देश भर में रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159, इट मीन्स 159वीं जयंती मनाई गई। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है डियर। अब मैं बात कर रहा हूँ इनके इतिहास की। इनका इतिहास जान लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि रोमिंद्रोनाथ ठाकुर के नाम से भी जाने जाते थे, इनका जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता, जो आज की डेट में कोलकाता कहलाता है, में 7 मई 1861 को हुआ था। ये इनका जन्म स्थान है, इनके जन्म की डेट है, जो कि जन्म हुआ कोलकाता में, डेट है 7 मई और सन है 1861। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, वो जो ब्रह्म समाज, उस समय का बहुत बड़ा ब्रह्म समाज, एक ब्रह्म समाज जो कि हमारे राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी इसकी, उनके एक जाने माने नेता थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज में एक जाने माने नेता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके पुत्र का नाम ही रविंद्रनाथ टैगोर था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर है। इसके आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अभी जिस ब्रह्म समाज की मैंने बात की, उस ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी के बंगाल में एक नया धार्मिक संप्रदाय था। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म में, कि संप्रदाय वैदिक काल के बाद से करीब 62 संप्रदाय की स्थापना हुई, जन्म हुआ। तो धीरे धीरे बहुत सारे संप्रदाय आने लगे, बहुत सारे संप्रदायों का जन्म होने लगा। तो उनमें से एक संप्रदाय है ब्रह्म समाज, जो कि 19वीं शताब्दी के बंगाल में एक नया धार्मिक संप्रदाय था। यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन क्या था? तो आपका जवाब क्या रहेगा? ब्रह्म समाज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली। राजा राम मोहन राय की मृत्यु, यानी राजा राम मोहन राय कौन थे? जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उनकी मृत्यु के बाद इस पूरे ब्रह्म समाज की बागडोर को संभाला जो है वो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताश्री थे, जो वर्ष 1842 में इसमें सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है डियर, रविंद्रनाथ टैगोर को अन्य नामों भानु सिंह ठाकुर गुरुदेव, इसमें कोमा मिस है, ध्यान से सुनिएगा। भानु सिंह ठाकुर ये एक नाम है, उसके बाद है गुरुदेव, उसके बाद है कवि गुरु, उसके बाद है बिस्वा काबी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर के गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसको ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किस शैली से संबंधित थे? तो जवाब रहेगा हमारा ठुमरी शैली। चलिए डियर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए
वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले गैर यूरोपीय थे। तो गीतांजलि इनकी काव्य रचना रही है जो बहुत पॉपुलर हुई, जिसके कारण इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, रविंद्रनाथ की रचना पूछी जा सकती है, काव्य रचना, तो क्या जवाब रहेगा? गीतांजलि। नेक्स्ट पॉइंट है डियर, गीतांजलि की लोकप्रियता के कारण इसका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी आदि भाषाओं में अनुवाद किया गया। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो काव्य रचना थी गीतांजलि, वो इतनी लोकप्रिय हुई जिसके कारण उसका अनुवाद बहुत सारी भाषाओं में किया गया। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य कृतियों में काबुली वाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर आज भी लोकप्रिय कहानियाँ हैं। तो ये भी बहुत सारी इनकी कृतियाँ थी, बट बहुत पॉपुलर जो हुई, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो थी गीतांजलि। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं डियर, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्ला का राष्ट्रगान लिखा। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जनगण मन की भी रचना की है, और साथ साथ बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसका नाम है आमार सोनार बांग्ला का भी रचना की है। मतलब दोनों के दोनों देशों का, भारत और बांग्लादेश का, दोनों देशों का जो राष्ट्रगान बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। आज तक आपने अपने देश के बारे में तो इनका नाम सुना ही था, आज से बांग्लादेश के राष्ट्रगान बनाने वाले भी यही थे। ये भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। यानी महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो नोट कीजिएगा, बार बार लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि कब दी थी? 1915 में। किंतु 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में, हमारे सभी एग्जाम्स के लिए। तो ये डेट भी पूछी जाती है जलियांवाला बाग वाली, तो याद रखना 13 अप्रैल 1919। इसका विरोध करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वो लौटा दी। तो नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाले कौन थे? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद नाम के साथ सर लगाया जाता है। यानी नाइटहुड की उपाधि जिस व्यक्ति को भी दी जाती थी, उस उपाधि के मिलने के बाद उस व्यक्ति के नाम के साथ सर शब्द जोड़ दिया जाता था, जो कि एक सम्मानित शब्द माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं डियर। 7 अगस्त 1947 को कलकत्ता में रविंद्रनाथ का देहांत हो गया। 7 अगस्त 1947 को कलकत्ता में रविंद्रनाथ का देहांत हो गया। तो इस बात को, लास्ट पॉइंट हमारा ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पूरे टॉपिक में जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा है मैंने वही डाला है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको बहुत सारी किताबों से, नेट से बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो से बहुत कुछ मिल जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे बहुत ही बेनिफिशियल लगा, जो बहुत ही सटीक लगा, मैंने वही इस वीडियो में डाला है। अन्यथा चीज़ें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैं इसमें कवर करके चल रहा हूँ, बल्कि उससे 1-2 पॉइंट कुछ ज़्यादा ही लेकर। क्योंकि डियर, हमें सबसे पहले ये चयन करना है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और जो व्यक्ति इस चीज़ का ध्यान रख के पढ़ाई करता है उसका सिलेक्शन निश्चित ही बहुत कम समय में हो जाता है।
क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है या एसएससी की तैयारी कर रहा होता है, जैसे बहुत सारे यूपीएससी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, उनके आप इंटरव्यूज सुनना, तो वो बताते हैं कि जब तक मैं यूपीएससी को समझ नहीं पाया कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी किस तरह के प्रश्न चाहता है, क्या डेफिनेशंस चाहता है, क्या समरी चाहता है, किस तरह की डिमांड है उसकी, तब तक मुझे 3 4 5 अटेम्प्ट्स में फेलियर ही हासिल हुआ। लेकिन जैसे ही मुझे यूपीएससी की डिमांड पता चली तो तुरंत उन व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ है। तो एक रट्टाफिकेशन को छोड़ दीजिए इफ़ यू वांट योर सिलेक्शन। आपको ध्यान रखना है, जो भी बहुत सटीक पॉइंट मिलते हैं ना आपको, सिर्फ वही पढ़ने हैं। कम टॉपिक को बार बार रिवीजन करने से आपका सिलेक्शन होगा, ना कि बहुत सारे मटेरियल को एक बार रिवीजन करने से होगा। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक में मैं आपके लिए और बहुत इम्पोर्टेंट कोई ना कोई टॉपिक लेके आऊँगा। तो चलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।